नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के दूसरे अध्याय विविधता एवं भेदभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। कई बार आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों से भिन्न हैं। जब लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं या फिर उन्हें कई सामूहिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता है। यदि हमारे दोस्त या दूसरे लोग ऐसा व्यवहार हम लोगों के साथ करें तो हमें गुस्सा भी आएगा। इस व्यवहार को सहन करने में कष्ट भी उत्पन्न होगा। जिस व्यवहार को करने से हमें कष्ट उत्पन्न हो सकता है, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना। आज हम प्राकृतिक विविधता के साथ-साथ सामाजिक एवं मानवीयकृत विविधताओं एवं भेदभाव के बारे में भी इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन-सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे खेलते हैं और कौन-कौन से उत्सव, त्योहार हम मनाते हैं। यह सब हमारे भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ध्यान दें तो हमारे भौगोलिक स्थानों के कारण ही हमारे त्योहार अलग-अलग हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के अलग त्योहार हैं, मैदानी क्षेत्रों के अलग हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों के अलग हैं, समुद्री क्षेत्रों के अलग हैं। यह विविधता हमारे अंदर बनी हुई। संसार में 8 प्रमुख धर्म हैं। भारत में सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। 100 से भी ज़्यादा नृत्य त्योहारों पर और अन्य उत्सवों पर किए जाते हैं। इन विविधताओं के कारण भी हमेशा खुशी का कारण नहीं होता, कई बार यह कष्ट कारण भी होती है। हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हम दूसरों से भिन्न किस प्रकार से हैं, यह देखने वाले पर निर्भर करता है। पूर्वाग्रह, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उसे बदलते नहीं हैं, तो इस प्रकार की राय और कल्पना और विचार को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जो अधिकांश दूसरों के बारे में नकारात्मक ही होती है, सकारात्मक बहुत कम होती है। उसी प्रकार से अध्याय में ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों के बारे में जो हमारी पहले से सोच बनी रहती है, उसके बारे में कुछ बिंदु दिए हैं, जिन्हें आप देखें। ग्रामीण लोगों के बारे में हमारी राय है कि आधे से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसलों की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर चले आते हैं। उसी प्रकार से शहरी लोगों के बारे में भी हमारे मन में पहले से ही विचार बने होते हैं। जैसे शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, वहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। शहरों में रहना बहुत महँगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में ही खर्च हो जाता है। ये सब हमारी कल्पनाएँ हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों की इज़्ज़त नहीं करते। कई बार हम देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा की जाती है, जबकि वह भी भाषा हिंदी बोलने वाले या कोई क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों की अपेक्षा, क्योंकि सभी भाषाएँ अलग-अलग महत्व रखती हैं। हमें कई चीज़ों से पूर्वाग्रह हो सकता है, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, उनका कैसा रंग है, किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे खाते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर हम पूर्वाग्रह कर लेते हैं, अर्थात उनके प्रति एक कल्पना, एक विचार बना लेते हैं, जो कि हम नकारात्मक रखते हैं और उनसे हम कभी दोस्ती नहीं कर पाते हैं। आपने समाज में देखा होगा कि लड़के और लड़की के बारे में अलग-अलग विचार रखते हैं। यहाँ तक के माँ-बाप भी परिवार में बच्चों में ऐसी शिक्षा देते हैं कि लड़कियाँ अलग तरह से होती हैं, लड़के अलग तरह से होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। आम तौर से घरों में माता-पिता परिवार में कहते सुने होंगे आपने कि लड़के तुम तो लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं। और ये बात धीरे-धीरे बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है और यदि किसी लड़के को किसी भी अवसर पर रोने की स्थिति उत्पन्न हो, तब भी वह नहीं रोता, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। जबकि रोना कोई कमजोरी नहीं है। कई बार अपने गुस्से या अपने दुःख को ज़ाहिर करते वक़्त आँसू निकल जाती हैं। कई बार हम सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, समाज की उन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा ही है जैसा हमें लड़के और लड़कियों के बारे में बताया गया है। ये कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें आप पढ़कर लड़के और लड़की में बाँट सकते हैं। जैसे वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक
रूप से बलिष्ठ हैं, वे वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। इनको आप कौन-कौन सी बातें इसमें लड़के के लिए कही गई हैं और कौन-कौन सी बातें लड़कियों के लिए कही गई हैं, इनको आप अलग-अलग उसमें रख सकते हैं। जैसे वे बहुत ही सुशील हैं, ये लड़कियों के लिए कहा जाता है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये लड़कियों के लिए कहा जाता है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, ये लड़कों के लिए कहा जाता है। वे शरारती हैं, ये भी लड़कों के लिए कहा जाता है। वे भावुक हैं, ये भी लड़कियों के लिए कहा जाता है। ऐसा हमारा समाज हमें बताता है। इसी प्रकार से समाज में दूसरे लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पैर खराब हैं, उसको ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है जिससे उसको बुरा लगता है। यदि कोई व्हील चेयर पर रहता है तो उसको भी लोग बाग इसी प्रकार से संबोधित करते हैं। वे ये नहीं समझते कि इन लोगों के केवल पैर ही खराब हुए हैं, हाथ ही खराब हुए हैं या शरीर का कोई एक अंग ही तो खराब हुआ है, परंतु उनका मस्तिष्क और उनके शरीर के शेष अंग तो पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। बाकी कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, न कि उनको हतोत्साहित किया जाए, जैसा कि समाज में अक्सर देखा जाता है। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। जब हम किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष के लोगों के बारे में एक प्रकार की धारणा या छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और उसे बदलते नहीं हैं, उसी को हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग या किसी क्षेत्र के लोगों को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ ठहरा देते, जबकि समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हर देश, धर्म, जाति के लोग कंजूस हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं और समझदार भी हो सकते हैं। पूरे समुदाय विशेष को हम एक जैसा नहीं मान सकते। हर व्यक्ति अलग-अलग और अनोखी प्रतिभाओं को लेकर पैदा होता है। यदि हम इस प्रकार की रूढ़िवादी विचार रखेंगे तो हम हर व्यक्ति की विविधता और उसके गुणों को नहीं पहचान पाएंगे और उससे हम तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। इससे हम दूसरे का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ अपना भी नुकसान करते हैं, क्योंकि हम अच्छे लोगों से संपर्क में नहीं आ पाते हैं, अच्छी जानकारी और अच्छे व्यवहार से हम वंचित रह जाते हैं। उसी प्रकार से एक रूढ़िवादी अवधारणा बनी हुई है कि भारत में मुस्लिम समाज और भारत के गरीब लोग, जिनको हम दबे कुचले लोग कहते हैं, वे लोग अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं, जबकि इसका कारण कुछ और है। उन लोगों के पास रोजगार की कमी है, उन लोगों के घरों में बच्चों की संख्या अधिक है, इस कारण से ये सभी लोग अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए नहीं भेज पाते हैं। जबकि इन्हीं समाजों और समुदायों के लोग जो सुविधा संपन्न है, अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए भेजते हैं और वे समाज के उच्च वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी अवधारणाओं के आधार पर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने लिए नहीं चाहते। समाज में कुछ लोग तो दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिससे दूसरों को बुरा लगता है। कई बार कुछ लोगों को किसी खास नौकरी, खास कार्य को करने से रोक देते हैं, कहीं अपने मोहल्ले में रहने से रोक देते हैं, किसी कुएं या हैंडपंप से पानी भरने से रोक देते हैं। होटल और सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि दूसरे लोग उनसे कमतर हैं, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क में अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मान लिया है। पिछले अध्याय में आपने समीर 1 और समीर 2 को देखा, दोनों के धर्म अलग-अलग थे, दोनों की शिक्षा और रहन-सहन अलग-अलग था, लेकिन तब भी वो एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे बिना किसी भेदभाव के। किसी व्यक्ति का गरीब होना विविधता नहीं है, वह असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल आवश्यकताओं की जरूरत के लिए संसाधन होते हैं और बहुत से लोगों के पास संसाधन नहीं होते, परंतु इस गरीबी के कारण भी उनके साथ दफ्तरों, अस्पताल और स्कूल आदि में भेदभाव होता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ समुदायों को और उनकी संस्कृति को तो हम इसलिए निकृष्ट मानते हैं कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार के दुर्भाग्य और गरीबी और अशिक्षा के कारण जनजातीय लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों और पिछड़े लोगों को कुछ खास समुदायों के द्वारा भेदभाव का शिकार किया जाता है। हमारे समाज में कार्यों को भी जातियों के आधार पर बांट दिया गया है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको
उच्च जाति या शिक्षित और संपन्न जातियों के द्वारा किया जाता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, उच्च रोजगार प्राप्त करना, शासन करना। कुछ कार्य ऐसे हैं जो समाज में विकास के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों को ही करना है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, सेवा करने के कार्य। और जिन कार्यों को गंदा और अपवित्र माना जाता है, उसे वे लोग ही करते हैं जो समाज में विकास के नाम पर अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं। जातियों को सीढ़ी का रूप दिया हुआ है। सबसे नीचे का पायदान, उसके ऊपर का पायदान, उसके ऊपर का पायदान, उसके ऊपर का पायदान। सबसे ऊपर ऊंची जातियों ने अपने आप को रखा हुआ है। समाज में सबसे बुरा उस समय लगता है जब शिक्षा के मंदिर में भी बच्चों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरुजी ने कुछ बच्चों को इस लाइन या टाट पट्टी पर बैठा हुआ है और ये 2 बच्चे जिनको काले रंग में दिखाया गया है, इनको इनसे दूर बैठाया गया है। इसका अर्थ है कि ये किसी विशेष जाति के लोग हैं जो इस जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। यह बहुत ही अमानवीय और अस्वीकार्य है। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी कि कुछ जाति विशेष के लोग केवल कचरा उठाएंगे और जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके घरों में नहीं घुस पाएंगे, उनके कुएं से पानी नहीं ले पाएंगे, उनके मंदिर में नहीं घुस पाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे निम्न जाति के लोग ही। हमारे देश के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवादी व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे और अपने गांव में अपने पिताजी से मिलने जा रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने इस देश के अंतिम छोर पर खड़े हुए दलित समुदाय और समाज में पिछड़े हुए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म 1891 में महार जाति में हुआ था। इनके पास गांव में जमीन जायदाद नहीं होती थी और इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता। अंबेडकर जी अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पहले भारत में और उसके बाद में इंग्लैंड में की। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने गए थे। अंबेडकर जी अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरे और उन्होंने वहां पर अपने पिताजी का इंतजार करना। अंबेडकर जी लिखते हैं कि बड़ी देर हमने इंतजार किया, कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर पूछने आया और उसने हमसे टिकट मांगे जो हमने उनको दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है, हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई भी नहीं आया। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लग रहा था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी नहीं आए थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में ही जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। यहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना कीजिए कि जैसा मुश्किल समय इन बच्चों के साथ हुआ, वैसा अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते। कल्पना कीजिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाई देती है कि जैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी उन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन मास्टर के सभी गाड़ी वालों से
बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया है। इस कहानी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित करता है, बल्कि वह उन्हें उदार और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष किया गया था। दलितों ने, औरतों ने, जनजाति के लोगों ने, किसानों ने अपने जीवन में जिस प्रकार से गैर बराबरी का अनुभव किया था, वे उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, किसानों का शोषण जमींदार कर रहे थे और ऊंची ब्याज दर पर उनसे वसूली कर रहे थे। जब देश आजाद हुआ तो हमारे नेताओं को समाज में फैली हुई इस असमानता का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने संविधान बनाते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तियों को संविधान सभा में रखा। आज हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है और सभी जगह समान अवसरों को प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति छुआछूत या स्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता, यह दंडनीय अपराध है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि वह गरीबों और मुख्य धारा में अलग थलग पड़े हुए समुदाय को समानता का अधिकार दिलाए और उनको विशेष अवसर प्रदान कराए। हमारे संविधान निर्माता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नेताओं के द्वारा इस विविधता का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। कोई भी एक धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं हो सकता। सभी को अपने धर्मों को मानने की बराबरी मिलनी चाहिए। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यही हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक भी है। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं। संविधान की उद्देशिका में ही इन सब बिंदुओं को रखा गया है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से समानता तथा आजादी प्रदान की गई है। संविधान निर्माण के इतने वर्षों के बाद हमारे देश में जगह जगह असमानता देखने को मिलती है। हम सबका कर्तव्य है कि इस असमानता को खत्म करने के लिए संघर्षरत रहें और प्रयासरत रहें। आशा करता हूँ यह अध्याय आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।